लैब एक्टिविटीज़ चैप्टर 5। इसमें टोटल 11 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में तो कह रहे हैं कि चैप्टर में मौजूद तमाम एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, तो वो आप करें। इस चैप्टर में टोटल 11 प्रोग्राम्स हैं। हम करते हैं लैब एक्टिविटी 2 ऑनवर्ड्स, बट थोड़ा सा क्विक करूंगा क्योंकि अब आप लोगों की बेस बन चुकी है। पार्ट 2, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 10 नंबर्स इन एन अरे एंड प्रिंट्स दैम इन रिवर्स ऑर्डर। हमने 10 नंबर्स इनपुट करने हैं, वो अरे में सेव करने हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। तो चलें, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लें विद वॉइड मेन फंक्शन, फिर स्टार्ट एंड एंड ब्रैकेट। अब देखें, हमें अरे डिफाइन करनी है नम विद 10 एलिमेंट्स जो इंटीजर हों, तो यूँ लिख लें। और हमें एक लूप वेरिएबल भी चाहिए है क्योंकि बार बार एंटर करने हैं हमें नंबर्स और बाद में प्रिंट भी करने होंगे, तो वो हम वेरिएबल आई नाम रख लेते हैं। अब हमने स्क्रीन पे प्रिंट करना है एंटर 10 नंबर्स। इसके लिए हम सी आउट की कमांड यूज़ कर लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई स्टेटमेंट ने ही स्क्रीन पे प्रिंट होना है। और आखिर में लिखे हुए एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब हमने 10 नंबर्स इनपुट करने हैं, जिसके लिए सी इन की कमांड को 10 टाइम्स यूज़ करना है, जिसके लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे विद लूप वेरिएबल आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड कंडीशन है आई लेसर देन 10। और चूंकि फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं। पहली बार जब फॉर लूप रन हुआ तो आई की वैल्यू 0 है, इसलिए हम जो वैल्यू एंटर करेंगे वो नंबर अरे में 0 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। लूप दोबारा रन हुआ तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब हम एंटर कर देते हैं 4, वो लोकेशन 1 पे स्टोर हो गया। इसी तरह लूप वेरिएबल आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो होकर 9 तक जाएगी। हम हर बार कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करेंगे और वो अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती जाएगी। अब जब लूप इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 10 हो जाएगी और यूं टेस्ट कंडीशन फेल हो जाएगी और कंपाइलर लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब हमने नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। इसके लिए हम सी आउट स्टेटमेंट की मदद से स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब हमने फिर से फॉर लूप लगाना है, मगर याद रखें प्रिंटिंग रिवर्स ऑर्डर में करनी है। तो आई की इनिशियल वैल्यू 9 से स्टार्ट होगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक जाएगी और इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट होगी। बस ये इसकी टोटल साइंस थी। इस फॉर लूप में हम सी आउट करेंगे नंबर अरेज की वैल्यूज़, तो वो गैप के साथ यूं प्रिंट होंगी। और फिर गेट क कमांड की वजह से स्क्रीन होल्ड रहती है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 10 नंबर्स एंड प्रिंट्स द स्मॉलेस्ट अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स नंबर। इसमें यहाँ तक तो सेम ही है, इस वजह से कोड का इतना हिस्सा सेम ही रहेगा, जिसमें इंटीजर आई डिफाइन हुआ है फॉर लूप के लिए और अरे नम डिफाइन हुई है 10 इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ तक कोड रन होता है, हम 10 इंटीजर्स एंटर कर देते हैं जो कि अरे में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब हमने ढूंढ कर प्रिंट करना है स्मॉलेस्ट नंबर और उसका इंडेक्स नंबर, यानी हमें दो मज़ीद इंटीजर वेरिएबल्स की ज़रूरत है। हम उनको नाम दे देते हैं मिनिमम और इंडेक्स। सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है, तो उसको हम वेरिएबल मिन में डाल देते हैं। आप इसकी जगह स्मॉल भी लिख सकते हैं, यानी मिन इज इक्वल टू नंबर एट इंडेक्स 0। अब हमने एक फॉर लूप चलाना है जिसमें इस मिन में पड़ी हुई वैल्यू 2 को कंपेयर करना है अरे नम की हर वैल्यू से। अगर अरे के किसी एलिमेंट की वैल्यू मिन में पड़ी हुई वैल्यू से स्मॉलर हुई तो मिन की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। लूप कैसा होगा? फॉर आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू तो हमने पहले ही एज्यूम कर ली है कि मिन में डाल दिया, और लेस देन 10 तक क्योंकि अरे की मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 9 है। अब हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे हर हर एलिमेंट ऑफ अरे को कि कहीं कोई वैल्यू मिन से स्मॉलर तो नहीं। अगर हो तो मिन में उस वैल्यू को रख देंगे, और इसका इंडेक्स नंबर भी नोट करना है तो वो भी कर लें, इंडेक्स इज इक्वल टू आई लिख के। देखें, जब लूप चलता चलता यहाँ पहुँचेगा और देखेगा कि ये वैल्यू मिन में पड़ी वैल्यू से स्मॉलर है, तो मिन को अपडेट कर देगा और इंडेक्स को भी। इसी तरह ये एंड तक चेक करेगा और इस केस में अब कोई और स्मॉल वैल्यू नहीं है, लिहाजा लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब हम सी आउट कमांड्स लिखते हैं। एक में स्मॉलेस्ट नंबर को प्रिंट करेंगे, मिन में पड़ी वैल्यू 0 प्रिंट होगी और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा।
और दूसरे सी आउट की वजह से इंडेक्स नंबर प्रिंट करेंगे। जगह थोड़ी कम है, पर याद रहे कि ये लास्ट वाली ब्रैकेट से पहले पहले लिखनी है। और गेट ख फंक्शन से स्क्रीन होल्ड रहती है, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जगह की कमी है। पार्ट 4, फॉर द गिवन अरे int array given है 15 एलिमेंट्स की, write a program that prints the number of times the number 5 appears in the array। बहुत ही आसान है, इतना कोड तो आप खुद लिख सकते हैं। अब हम अपनी अरे को डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज कर लेते हैं, और एक वेरिएबल काउंट डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेते हैं 0, क्योंकि हमने इस अरे में नंबर ऑफ टाइम्स 5 आया है वो काउंट करना है। तो शुरू में तो हमारी काउंटिंग 0 है। अब हम फॉर लूप लगाते हैं फ्रॉम 0 टू लेस दैन 15, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होकर 1 लेस दैन अरे साइज होती है। अब हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर अरे की कोई वैल्यू 5 के इक्वल हो तो काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, काउंट प्लस प्लस। जब लूप कंप्लीट हो तो एंड में सी आउट की कमांड लिखें, जिसमें द नंबर 5 अपीयर्स इन द अरे तो एज इट इज़ स्क्रीन पे लिखा आएगा, और काउंट की जगह काउंट वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आएगी, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ टाइम्स। चलें ज़रा कोड को समझें कि रन कैसे होगा। लूप स्टार्ट होता है, आई की वैल्यू 0 होती है। अरे में वैल्यू चेक करता है कि क्या इक्वल टू 5 है, नहीं 4 है, तो काउंट की स्टेटमेंट रन नहीं होती। इंक्रीमेंट होके आई 1 हुआ, अब भी 5 नहीं बल्कि 8 है, तो काउंट प्लस प्लस नहीं चला। अब आई इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू हो गई 2, अरे में वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट रन होती है। अब आई इंक्रीमेंट होके 3 हुआ, अरे में वैल्यू इक्वल टू 5 नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट रन नहीं होती। फिर आई इंक्रीमेंट होके 4 हुआ, अरे में वैल्यू इक्वल टू 5 नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट रन नहीं होती। फिर आई इंक्रीमेंट होके 5 हुआ, अरे में वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट रन होती है। इसी तरह लूप एंड तक रन होगा और इसके नतीजे में काउंट की वैल्यू 3 हो जाती है। उम्मीद है ये कोड आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 5, फॉर द गिवन अरे, ये एक 3x2 की अरे है, 3 रोज एंड 2 कॉलम। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एज शोन बिलो एंड फाइंड इट्स सम, और इसका सम भी फाइंड करना है जो कि 33 होगा। कोड का इतना हिस्सा तो आपने लिखना ही है। इसके बाद आपने डिफ़ाइन और इनिशियलाइज़ करना है 2D अरे को, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। साथ ही लूप्स के लिए वेरिएबल्स आई और जे भी मैंने डिफ़ाइन कर दिए, क्योंकि जब भी 2 डायमेंशनल अरे का काम होता है और 2 आपको इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करना है इंटीजर सम। मैट्रिक्स को देखें और अरे की रो इंडेक्स नंबर्स और कॉलम इंडेक्स नंबर्स लिख लें, इससे कोडिंग आसान हो जाएगी। 2D अरे को प्रिंट या इनपुट करने के लिए नेस्टेड लूप यूज़ करना होता है। आउटर लूप रोज़ के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये लूप i इज इक्वल टू 0 से i लेस दैन 3 तक जाएगा। इनर लूप कॉलम्स के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये लूप i इज इक्वल टू 0 से i लेस दैन 2 तक जाएगा। अब हमने प्रिंटिंग करनी है तो सी आउट की कमांड यूज़ करते हैं। पहली बार जब आउटर लूप रन होगा तो i की वैल्यू 0 होगी, और इनर लूप रन होगा तो j की वैल्यू 0। ऐसे में सी आउट की कमांड प्रिंट करेगी 6, और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे एलिमेंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, यानी 0 प्लस 6, सम हो गया 6। दूसरी बार इनर लूप इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। अब सी आउट की कमांड प्रिंट करेगी 3, फिर सम की कमांड एग्जीक्यूट होगी 6 प्लस 3, इससे सम हुआ 9। अब इनर लूप से निकलकर सी आउट ने एंड लाइन मैनिपुलेटर की मदद से न्यू लाइन पे जाना है। आउटर लूप इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इनर लूप रन होगा, j की वैल्यू 0 होगी, और सी आउट की कमांड प्रिंट करेगी 7, और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे एलिमेंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, यानी 9 प्लस 7, इससे सम हो गया 16। दूसरी बार इनर लूप इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। अब सी आउट की कमांड प्रिंट करेगी 8, और फिर सम की कमांड एग्जीक्यूट होगी 16 प्लस 8, जिससे सम हो गया 24। अब इनर लूप से निकलकर सी आउट ने एंड लाइन मैनिपुलेटर की मदद से न्यू लाइन पे आ जाना है।
आउटर लूप इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इनर लूप रन होगा, जे की वैल्यू 0 होगी और सी आउट की कमांड प्रिंट करेगी 4। और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे एलिमेंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, यानी 24 प्लस 4 सम हो गया 28। दूसरी बार इनर लूप इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। अब सी आउट की कमांड प्रिंट करेगी 5, फिर सम की कमांड एग्जीक्यूट होगी 28 प्लस 5 सम हो गया 33। अब इनर लूप से निकलकर सी आउट ने एंड लाइन मैनिपुलेटर की मदद से न्यू लाइन पे आ जाना है। आउटर लूप इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो जाएगी 3, इसलिए आउटर लूप से भी एग्जिट कर जाएंगे। अब सी आउट की कमांड की मदद से हम आउटपुट पे प्रिंट करेंगे सम इज इक्वल टू 33 और गेट ख फंक्शन लिख लें, इसकी वजह से स्क्रीन होल्ड रहती है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे तो आपको पूरा कोड परफेक्टली समझ आ जाएगा। पार्ट 6, फॉर द गिवन अरे। ये एक 2 डायमेंशनल अरे है जिसकी नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। इसमें आप देखें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, तो हमने उनको छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को सम करना है। तो बहुत आसान है, देखें इतना कोड तो हर प्रोग्राम में आता है। इसके बाद अरे और लूप वेरिएबल्स और सम वेरिएबल को डिफाइन कर लें और इनिशियलाइज भी कर लें। सम को 0 इनिशियलाइज किया है क्योंकि इनिशियली हमेशा 0 इनिशियलाइज तब किया जाता है जब आगे फॉर लूप के अंदर सम को बार बार रिकरेंटली सम करना हो, ऐड करना हो बार बार। इसके अलावा कोड में नेस्टेड लूप लगेगा और एक इफ़ की कंडीशन लगेगी जो चेक करेगी कि अगर अरे का कोई एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे वैल्यू की कमांड को एग्जीक्यूट करो। और बार बार लूप रन होने पे कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट हुआ करेगी। और लूप एंड होने पे सी आउट की कमांड की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे लिखना है सम की वैल्यू को। तो ये कोड रन होने पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स और सम की जो वैल्यू बनेगी वो होगी 105। देखें आउटर लूप रोज के लिए यूज़ होता है और इनर लूप कॉलम्स के लिए। स्टार्ट में i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 है, यानी कंपाइलर इस लोकेशन पे है। अब इफ़ कंडीशन चेक होगी जो कि ट्रू है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए सम की कमांड एग्जीक्यूट होगी और इनिशियली जो सम 0 था अब वो इंक्रीज होके 4 हो गया है। अब इनर लूप यानी सेम रो में यही काम हर कॉलम में होगा। i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1 पे कंपाइलर चेक करेगा, ग्रेटर देन 0 है तो सम कर देगा। फिर i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 2 पे कंपाइलर चेक करेगा, लेस देन 0 है तो सम नहीं करेगा। फिर i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 3 पे कंपाइलर चेक करेगा, ग्रेटर देन 0 है तो सम कर देगा। अब आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा और i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 0 पे कंपाइलर चेक करेगा, लेस देन 0 है तो सम नहीं करेगा। इसी तरह हर बार इनर लूप के ज़रिए रो की तमाम टर्म्स को चेक करके आउटर लूप में जाके न्यू रो में जाएगा और सम करता जाएगा, यहाँ तक कि सब चीज़ों को जब सम कर लेगा तो एंड पे सम हो जाएगा 105। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि बहुत ही आसान सा कोड था। पार्ट 7, फॉर गिवन अरे। ये दो 2 डायमेंशनल अरे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दोनों 2x4 के हैं, यानी 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स द 2 अरेज एंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें आप देखें तो 2 अदद 2 डायमेंशनल अरेज हैं। ये भी बहुत आसान है। कोड लिखें तो देखें यहाँ तक तो हर कोड एक ही जैसा होता है। इसके बाद लूप वेरिएबल्स आप लिख लें आई और जे, और फिर अरे वेरिएबल्स डिफाइन कर लें और इनिशियलाइज भी कर लें जिस तरह के क्वेश्चन में गिवन है। 2D अरे को एक्सेस करने के लिए नेस्टेड लूप लगेगा, आउटर लूप फॉर रोज एंड इनर लूप फॉर कॉलम्स। इसलिए i 0 से लेस देन 2 और j 0 से लेस देन 4 तक। अब हमने कोई इफ़ शिफ्ट की कंडीशन नहीं लगानी, सीधा सीधा दोनों अरेज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके प्रिंट करना है, यानी सी आउट की कमांड यूज़ करेंगे। फर्स्ट अरे के फर्स्ट एलिमेंट को और सेकंड अरे के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे और गैप के साथ प्रिंट करेंगे। इसी तरह इनर फॉर लूप की वजह से इस रो के सब कॉलम्स को ऐड करके प्रिंट करेंगे। जब एक रो एंड हो जाएगी
तो न्यू लाइन पे जाना है, यानी एंड लाइन मैनिपुलेटर का यूज़ होना है, तो वो इनर लूप के एंड पे लिखना है। अब आउटर लूप में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई है, लिहाजा अब इनर लूप में जाके सेकंड रो के तमाम कॉलम्स को ऐड करके प्रिंट करना है। तो ये इतना सिंपल प्रोग्राम था। एंड करने से पहले हस्बे ज़ायका गेट ख फंक्शन भी लिख लिया करें। लैब एक्टिविटी नंबर 8, input data from keyboard in a two-dimensional array X that has R rows and C columns and print the sum of each row in following format. Sum of row 1 is equal to sum of row 2 is equal to so on up to sum of row R is equal to. गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चले कि एक X नाम की टू डायमेंशनल अरे बनानी है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ R हों और नंबर ऑफ़ कॉलम्स C हों, यानी मालूम नहीं है, यूज़र से इनपुट करने हैं। तो चलें, इतना कोड तो हमेशा सेम ही होता है। हम शुरू में आर और सी वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि यूज़र से इनपुट करवाएं नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स, और आई और जे लूप वेरिएबल्स भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, और वेरिएबल रो सम भी, और उसे ज़ीरो से इनिशियलाइज़ भी कर लेते हैं। अब स्क्रीन पे प्रिंट करना है एंटर नंबर ऑफ़ रोज़। इसके लिए सी आउट की कमांड यूज़ हुई। अब यूज़र ने नंबर ऑफ़ रोज़ इनपुट करने हैं, इसके लिए सी इन की कमांड यूज़ होगी, और यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो वेरिएबल आर में स्टोर हो जाएगा। यही काम नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए भी कर लें। अब आर और सी की वैल्यू आ गई, तो अब आप टू डायमेंशनल अरे को डिफ़ाइन कर लें। अब इस टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज़ करना हो तो नेस्टेड लूप लगेगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू लेस देन आर और लेस देन सी यूज़ होगी, और जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है फॉर इनपुट वो है सी इन, जिसमें एक्स अरे के तमाम एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे। अब हमारी टू डायमेंशनल अरे फ़र्ज़ कर लें कि फिल हो गई है। अब उसकी हर रो को सम करना है, तो फिर से नेस्टेड लूप लगेगा। स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर लूँ, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूज़र ने 6 रोज़ पुट की थी और 7 कॉलम्स। ज़ाहिर है इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, इसलिए लास्ट इंडेक्स नंबर हमेशा एंटर्ड नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स से 1 लेस होगा। अब हमने रो वाइज सम का प्रिंट करना है, तो फिर से नेस्टेड लूप लगाना है, और जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है इनर लूप में अगेन एंड अगेन वो होगी रो सम इज इक्वल टू रो सम प्लस एलिमेंट्स ऑफ अरे इन दैट रो। यानी पहली बार जब आउटर फॉर लूप चला तो आई की वैल्यू 0 है, और इनर लूप रन होगा फ्रॉम 0 to 6। तो ये इक्वेशन इस रो में पड़ी हुई तमाम वैल्यूज़ को 1 by 1 सम कर लेगी, और रो सम में वैल्यू आ जाएगी 56। अब इनर लूप से कंपाइलर बाहर आता है और उसने सम ऑफ रो 1 इज इक्वल टू 56 प्रिंट करना है। तो क्या कोड होगा? सी आउट की कमांड यूज़ होगी। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सम ऑफ रो तो एज इट इज़ लिखा आएगा, इसके बाद लिखना है 1। वो कैसे लिखें? क्योंकि इंडेक्स नंबर जो आई है वो तो 0 है। कोई मुश्किल नहीं, हम लिख देते हैं i+1, और फिर इक्वल टू साइन प्रिंट करना है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें। फिर जो रो का टोटल सम था वो लिखना है, तो वेरिएबल रो सम लिख लें, और अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है। इसके लिए एंड लाइन मैनिपुलेटर का यूज़ कर लेंगे। अब आउटर फॉर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, और इस रो के लिए भी वही स्टेप्स फॉलो होंगे और बाकी रोज़ के लिए भी। तो हमारी आउटपुट आखिर में ऐसी आ जाएगी, और एंड पे आप गेट ख फंक्शन लगाना ना भूलें। स्क्रीन को होल्ड रखा करें। Part 9. Write a program that reads a string, copies it into another string and then prints both strings. इस प्रोग्राम में हमें 2 स्ट्रिंग्स रिक्वायर्ड हैं। हम चूज़ कर लेते हैं छोटी छोटी 10 एलिमेंट्स की लेंथ वाली स्ट्रिंग्स, क्योंकि सिर्फ समझाना है। एक को नाम दे देते हैं स्ट्रिंग 1 और दूसरी को स्ट्रिंग 2। अब हम प्रोग्राम का इतना हिस्सा तो हर बार लिखते ही हैं। इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग डॉट हेडर का एक एडिशनल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी लिखना होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, जिसका सिंटैक्स ऐसा है। डेटा टाइप कैरेक्टर होती है, स्ट्रिंग का नाम होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़ होता है। अब हम सी आउट कमांड की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे लिखते हैं एंटर अ स्ट्रिंग, और फिर सी इन डॉट गेट कमांड की मदद से देखें सी इन डॉट गेट, सिर्फ सी इन लिखते हैं जब सिंपल कैरेक्टर हो या सिंपल कोई इंटीजर वगैरह लेना हो। जब सी इन के साथ डॉट गेट लिखा हो इसका मतलब है स्ट्रिंग आने वाली है,
और ब्रैकेट के अंदर आगे स्ट्रिंग का नाम और कॉमा स्ट्रिंग का साइज लिख के ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन लिखना होता है। तो cin.get कमांड की मदद से स्ट्रिंग 1 में एंटर करने के लिए कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देता है कि हम कुछ टाइप करें। हम स्ट्रिंग टाइप करते हैं होम, वो जाके स्टोर हो जाता है स्ट्रिंग 1 में और साथ ही नल कैरेक्टर भी स्टोर हो जाता है। अब हमने इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना है, तो हम स्ट्रिंग कॉपी की कमांड यूज़ कर लेते हैं। इससे स्ट्रिंग 1 के कंटेंट्स उठकर स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो जाते हैं। अब हमने दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है, तो पहले स्ट्रिंग 1 को सी आउट करते हैं। इसकी आउटपुट ऐसी होगी कि एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से पहले कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 1 प्रिंट होगा, फिर स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में पड़ा हुआ होम स्क्रीन पे प्रिंट होगा और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 2 प्रिंट होगा और फिर स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में पड़ा हुआ होम प्रिंट होगा और गेट ख फंक्शन की वजह से स्क्रीन होल्ड रहेगी। पार्ट 10, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स two strings of size 20 and perform following operations: prints the string with their length, and part B, concatenate the second string onto the end of the first string and print it। डायरेक्टली कोड लिखते हैं, प्रोग्राम का इतना हिस्सा तो हर बार लिखते ही हैं। इस प्रोग्राम में भी स्ट्रिंग डॉट हेडर का एक एडिशनल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी लिखना होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग्स यूज़ होनी है। सबसे पहले दो स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं जिनका साइज़ 20 हो। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप कैरेक्टर के साथ लिखते हैं, स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और उसके ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग का साइज़ लिखा जाता है। अब हम सी आउट कमांड की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे लिखते हैं एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर इनपुट करनी हो स्ट्रिंग तो क्या लिखते होते हैं? cin.get फंक्शन और ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम और उसका साइज़। तो अब कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देगा कि भाई कोई स्ट्रिंग हम टाइप करने लगे, तो हम टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग पाकिस्तान, वो जाके स्टोर हो जाएगी स्ट्रिंग 1 के अंदर और साथ ही नल कैरेक्टर भी स्टोर हो जाएगा। अब हम सी आउट कमांड की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे लिखते हैं एंटर सेकंड स्ट्रिंग, और फिर cin.get कमांड की मदद से स्ट्रिंग 2 में कुछ एंटर करना है। कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू करता है कि हम क्या कुछ एंटर करेंगे। हम एंटर कर देते हैं, टाइप करते हैं इस्लामाबाद, वो जाके स्टोर हो जाता है स्ट्रिंग 2 में विद नल कैरेक्टर। अब हमने स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है विद देयर लेंथ्स। याद रहे पूरा साइज़ नहीं, सिर्फ लेंथ, जो कि पाकिस्तान की है 8 और इस्लामाबाद की है 9। फ़िलहाल स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। अब हमने स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है विद देयर लेंथ्स, तो पहली सी आउट कमांड लिखें। इसमें एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ एज इट इज़ प्रिंट होगा, फिर स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में पड़ा हुआ पाकिस्तान प्रिंट होगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट होगा और फिर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की वजह से स्ट्रिंग 1 की लेंथ प्रिंट होगी जो कि है 8। इसी तरह दूसरी सी आउट कमांड स्ट्रिंग 2 के लिए लिख लें, उसकी आउटपुट स्क्रीन पे ऐसी नज़र आएगी। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखें। concatenate the second string onto the end of the first string and print it, यानी सेकंड स्ट्रिंग को उठाकर फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड पे लगा दो। ज़रा स्ट्रिंग्स दोबारा देखें ताकि आपको समझ आए कि कोड का मतलब जो मैं अभी लिखने वाला हूँ क्या है। जब सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड पे कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसमें लिखा हुआ इस्लामाबाद फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड पे कॉपी हो जाएगा ऐसे। अब समझाता हूँ कि इसको कोड की शक्ल में कैसे लिखते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट की कमांड लिखें। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग 1 के एंड पे स्ट्रिंग 2 कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, इसको प्रिंट भी करना है। किसको? फर्स्ट स्ट्रिंग को, क्योंकि अब फर्स्ट स्ट्रिंग पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान इस्लामाबाद बन चुका है। तो इसके लिए सी आउट की कमांड लिखें। इसमें एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आएगा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ एज इट इज़ प्रिंट होगा कि कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग 1 इज़, और स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में पड़ा हुआ पाकिस्तान इस्लामाबाद लिखाएगा। तो ये कोड कंप्लीट हुआ। आखिर में गेट ख फंक्शन ज़रूर लिखा करें ताकि स्क्रीन होल्ड रहा करे। फ़िलहाल जगह नहीं थी स्क्रीन पे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। पार्ट 11, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 strings
एंड प्रिंट्स द स्मॉलेस्ट। तो इतना कोड तो हमने हर प्रोग्राम में लिखना ही है। इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में एडिशनल स्ट्रिंग डॉट हेडर भी लिख लें, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब सबसे पहले 3 स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन करें, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग का साइज़ मैंने 100 रखा है। अब हम सी आउट करते हैं, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर इनपुट करनी है स्ट्रिंग। तो कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स है सी इन डॉट गेट और ब्रैकेट में स्ट्रिंग 1 यानी कि स्ट्रिंग का नेम और 100 यानी उसका साइज़। कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देगा। हम लिख लेते हैं क्रिकेट, तो वो स्ट्रिंग 1 में जाके सेव हो जाएगा। इसी तरह बारी बारी स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 के अंदर फुटबॉल और हॉकी लिख लेते हैं। अब हमने इनमें से स्मॉलेस्ट को चेक करना है और उसको प्रिंट करना है। इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं डेटा टाइप इंटीजर में, L1, L2 और L3, यानी लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3। और इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं अपनी टाइप्ड इन स्ट्रिंग्स की लेंथ से। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं L1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 1 क्या थी, क्रिकेट। यानी इसका जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो L1 के अंदर लिखा आ जाएगा 7। इसी तरह हम लोग L2 को कर लेते होते हैं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2। इसमें लिखा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका साइज़ 7, इसका साइज़ 8, और L3 का साइज़ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबसे छोटी स्ट्रिंग 3 ही है। लेकिन अब इनको चेक कैसे करना है, L1, L2 और L3 में जो वैल्यू ऑफ लेंथ आई हैं उनको कंपेयर करना है। कैसे, नीचे जगह ख़त्म है, मैं राइट साइड पे लिखता हूँ। देखें, इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ L1 इज स्मॉलर देन L2 एंड L1 इज स्मॉलर देन L3 एज वेल। ये लॉजिकल एंड बीच में लिखा हुआ है। इफ़ एल्स के अंदर इसी तरह होता है कि इफ़ L1 इज स्मॉलर देन L2 एंड L1 इज ऑल्सो स्मॉलर देन L3। इसका क्या मतलब हुआ कि L1 ही सबसे छोटा है। तो ऐसी सूरत में सी आउट कर देंगे स्ट्रिंग 1 को। लेकिन यही तो नहीं हो सकता, कुछ और भी ऑप्शन हो सकती है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं एल्स इफ, कि अगर L1 छोटा नहीं है दोनों से, तो फिर क्या, अगर L2 छोटा हो L1 से भी और L2 छोटा हो L3 से भी, तो ऐसी सूरत में L2 ही सबसे छोटा होगा। तो हम लोग सी आउट कर देंगे स्ट्रिंग 2 को। और अगर ना L1 छोटा हो ना L2 छोटा हो, तो फिर एक ही चीज़ बचती है, एल्स। एक ही ऑप्शन बचती है, क्या, कि स्ट्रिंग 3 इज़ द स्मॉलेस्ट। तो उसको सी आउट कर दें। और हम जानते हैं कि यही हॉकी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और गेट ख फंक्शन भी लिख लेते हैं ताकि स्क्रीन होल्ड रहे। इन लैब एक्टिविटीज़ में 2 डायमेंशनल अरे के क्वेश्चंस और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Study with me, a learning experience.